हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक्चुअली फ्राइज रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि सपोज मान लो कि आपने कोई रिएक्शन कराया, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म कर गया, मतलब फिनाइल ईस्टर। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म कर रहा है। अब आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑप्शन में आपको ये प्रोडक्ट दिखना चाहिए, मगर ऑप्शन में हो सकता है ये प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, ऑप्शन में जो है वो फिनॉल का डेरिवेटिव आ जाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब फिनाइल ईस्टर बनता है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो इसको हमने फिनाइल कह दिया, और ये ईस्टर ग्रुप है तो फिनाइल ईस्टर हो गया। तो फिनाइल ईस्टर का रीअरेंजमेंट हो जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। तो यहाँ देखो फिनॉल का डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन जो है ये आपका लुइस एसिड के प्रेजेंस में जो है वो पॉसिबल है, और कभी H+ भी अगर मेंशन करेगा तो उसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, और हाँ, कभी कभी किसी केस में होता है क्या कि आपको लुइस एसिड मेंशन नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप ईस्टर बना रहे हो उस रिएक्शन के दौरान कोई एसिडिक मीडियम होगा, वही इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना। अगर सपोज मान लो हमारा प्रोडक्ट ये है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इन केस आपका प्रोडक्ट ये बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं है और फिनॉल डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तब आप याद रखना कि वहाँ पर जरूर वो खुद को रीअरेंज कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी रीअरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान से कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एज अ लुइस बेस अटैक किया AlCl3 पे, लुइस एसिड पे, ये अटैक कर दिया इस पे। जब इस पे अटैक कर गया, ठीक है, तो क्या बन गया, O+, चूंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम पे माइनस आ गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, O+ आ गया तो हाईली अनस्टेबल, तो तुरंत इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। अब देखो इधर से विड्रॉ तो कर नहीं सकता क्योंकि बेंजीन पे प्लस हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये इधर से विड्रॉ कर लिया, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखो ये असाइलियम आयन बन गया। अभी तुरंत हमने पढ़ा था फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जिसमें ये असाइलियम आयन क्या कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है। ध्यान से देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर कहाँ पे है, लोन पेयर के थ्रू एक्टिवेटिंग नेचर का यहाँ पे शो करेगा, तो उसके कारण ये असाइलियम आयन ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। अब इसका मैकेनिज्म तो आप लोगों को बखूबी आता है, तो इसलिए आप आराम से इसका एक बार अटैक ऑर्थो पे, एक बार अटैक पैरा पे करा दिए। देखो दो प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब ये सोचो कि जब ये CO+ जाकर ऑर्थो पे अटैक करेगा तो क्या ऑर्थो के H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे C+ जो है वो गया वहाँ के H को रिप्लेस किया, तो वो H+ जो है वो जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और AlCl3 को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। यहाँ पर वही हुआ कि वो जो वहाँ से H रिप्लेस हो रहा होगा वो H जाके O से जाके जुड़ गया और जाके तुम्हारा AlCl3 को फ्री कर दिया। अब देखो जैसे मान लो इसी पे कुछ क्वेश्चन हमने बेच दिया हुआ इसी पे, तो क्वेश्चन कैसे बनाना है ध्यान से देखो। यहाँ पे ये हमारा ईस्टर बन गया, ठीक है, फिनाइल ईस्टर है, PCl5 क्या है, लुइस एसिड, तो क्या बनेगा भाई हमारा प्रोडक्ट, तो फिनॉल का डेरिवेटिव बना देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा OH, और ध्यान से देखो ये CH3CO यही ग्रुप होगा ना, तो एक बार ये लग गया कहाँ पे, पैरा पे लग गया, और प्लस एक प्रोडक्ट ऑर्थो का बन जाएगा। अब ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पैरा को ब्लॉक कर दिया गया, तो पैरा पे नहीं लगेगा, सिंपल एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ऑर्थो वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे दोनों ऑर्थो ब्लॉक है, तो कहाँ पे बनेगा, पैरा पे बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे तीनों साइड ब्लॉक है, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं नो रीअरेंजमेंट। समझ में आ गई बात, तो यहाँ तक आप लिखो, उसके बाद एक अगला रीअरेंजमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, हमारा अगला रीअरेंजमेंट है क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखिए अभी हमने क्या देखा कि अगर फिनाइल ईस्टर होगा तो अपने आप को फिनॉल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेता था। सिमिलर वे में क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास फिनाइल अलाइल ईथर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका फिनाइल हो गया और ये अलाइलिक कार्बन है, दोनों के बीच में ईथर है। तो फिनाइल अलाइल ईथर जब भी फॉर्म करता है तो ये खुद को रीअरेंज कर सकता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। इसी रीअरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे हमने ये जो कार्बन है वो आइसोटोपिक कार्बन ले रखा है। ठीक है, वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइसोटोपिक कार्बन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर एज अ लुइस बेस AlCl3 को डोनेट कर दिया तो O+ आ गया। अब उसके बाद AlCl3 पे यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पर अटैक किया। जब इस पर अटैक किया रहेगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जब इस पर 5 बॉन्ड हो रहा हो तो ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया। तो अगर मान लेते ये आइसोटोपिक कार्बन नहीं होता तो प्रोडक्ट में तो पता नहीं चलता कि ये जो बॉन्ड बेंजीन का है वो इस कार्बन से जुड़ रहा है कि इस कार्बन से जुड़ रहा है।
इसलिए मैंने यहाँ पे आइसोटोपिक कार्बन लिया ताकि आप हमेशा कंफर्म रहो जो टर्मिनल कार्बन है, ये कार्बन जो है ये क्या है, टर्मिनल कार्बन है, और टर्मिनल कार्बन ही जाकर तुम्हारा किससे अटैच हो रहा है, बेंजीन से जाकर अटैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आइसोटोपिक कार्बन लिया हुआ है। ठीक है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो इसी तरह से लिया गया, टर्मिनल कार्बन पे आइसोटोपिक कार्बन लेके कंफर्म किया गया कि हाँ जो बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो क्या होगा, आइसोटोपिक कार्बन होगा। जब अटैच हो गया तो पता चल गया कि ऑलवेज टर्मिनल कार्बन ही जाकर अटैक करता है बेंजीन पे, तो यहाँ पर इसलिए टर्मिनल कार्बन जो होगा जब इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये बेंजीन का ऑर्थो से अटैक हुआ एक बार, तो देखो ऑर्थो अटैक हुआ तो CH2 इससे जुड़ गया और CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, देख लो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से H को रिमूव कर दिया, ये H O के साथ जाके जुड़ गया तो OH बन गया, ऑर्थो का प्रोडक्ट बन गया। सिमिलर अगर पैरा का अटैक होता तो यहाँ से जाके ये जुड़ जाता, तो यहाँ से जाके जुड़ता तो ये बन गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हो गया, सिमिलर केस में तुम्हारा ऑक्सीजन भी उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, एंड देन यहाँ से H को रिमूव किया, तो H को रिमूव करने में इसका एरोमेटिसिटी वापस आ गया और H जाके इसको प्रोटोनेट कर दिया तो OH बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस रीअरेंजमेंट को हमने किया है यहाँ पे। तो फिनाइल अलाइल ईथर रीअरेंज होके क्या किस में चेंज हो गया, फिनॉल के डेरिवेटिव में चेंज हो गया। तो हमने दो चीज़ देखा ना कि फिनॉल के डेरिवेटिव में हमने ईस्टर से भी फिनॉल डेरिवेटिव में जा सकते हैं और हम लोग ईथर से भी कहाँ जा सकते हैं, हम लोग फिनॉल के डेरिवेटिव में जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, यहाँ PCl5 एज अ लुईस एसिड काम करेगा, मतलब सेम फंक्शन होगा, उसी तरीके से आप यहाँ पे काम कराओगे। यहाँ पे दोनों ऑर्थो को ब्लॉक कर दिया हमने, मतलब सिर्फ पैरा पे अटैक होगा, यहाँ पे पैरा को ब्लॉक कर दिया मतलब एक ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, और यहाँ पे सारे साइड को हमने ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेम जैसा कि हमने फ्राइज में देखा था सेम यहाँ क्लेजन में हमने किया। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर कुछ और रिएक्शन उसके बारे में बातें करते हैं। कि हमारा अगला रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। देखिए कपलिंग रिएक्शन में क्या है, जैसे हमने डाइजोनियम आयन के बारे में पढ़ा था, जो अरीन डाइजोनियम आयन होता है यानी PHN2+, इसे हम बना भी सकते हैं ना, इसे हमने डाइजोटाइजेशन में बनाने सीखा था। सपोज हमारे पास PHNH2 है और इसको हमने NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराया था तो क्या बनता था, PHN2+ बनता था, यानी डाइजोनियम आयन बनता था। या चूंकि उसके साथ एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है इसलिए इसे हम अरीन डाइजोनियम आयन भी कहते हैं। तो अरीन डाइजोनियम आयन दैट इज PHN2+, ये जो होता है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर ये विड्रॉ कर लेगा तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह काम करेगा। चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जब ये रिएक्ट करता है दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ तो एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में किसको यूज़ करते हैं, फिनॉल, एनिलीन, या मान लेते हैं कि इस तरह का एनिलीन का डेरिवेटिव अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट टाइप में कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज अगर हम लोग वैसे एरोमेटिक कंपाउंड ले जो कि लिस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तब रिएक्शन जो है उतना फास्ट वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जब इनके साथ रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग एजो कपलिंग बोलते हैं। एजो कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एजो लिंक किसे कहते हैं, N डबल बॉन्ड N। तो N डबल बॉन्ड N लिंक से, सपोज ये N डबल बॉन्ड N लिंक है तो इससे दो एरोमेटिक रिंग जो होता है वो जाके अटैच होता है। तो चूंकि दो एरोमेटिक रिंग जो होता है वो एक एजो लिंक से कपल किया हुआ रहता है, इसलिए इस रिएक्शन को एजो कपलिंग भी कहते हैं, या नॉर्मल केसेस में हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो प्रोडक्ट को हम लोग एजो डाई भी कहते हैं। एजो डाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं कपलिंग के बाद वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म समझने के बाद फिर इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो जनरल रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास डाइजोनियम आयन हो गया। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, N पे प्लस आ गया, ये प्लस जो है वो कैसे काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब आप ये सोचो ये सिंपल इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। अब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन तो भाई आपने पढ़ रखा है, अगर ये ग्रुप G OH हो, NH2 हो या इस तरह का ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा आने के लिए। तो ये पैरा पे तुम्हारा देखो डायरेक्ट किया, N+ जो है वो जाके पैरा पे अटैक कर रहा है, ठीक है।
इस तरह से पैरा पे जाके अटैक कर गया। तो पैरा पे अटैक कर गया तो यहाँ पे पैरा पे जुड़ गया, तो देख लो ध्यान से N डबल बॉन्ड N से एक एरोमेटिक रिंग और 2 एरोमेटिक रिंग जाके अटैच हो गया है। ठीक है, इसी लिंक को हम क्या नाम दे रहे हैं, एजो लिंक दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर पैरा साइट अगर ब्लॉक होगा तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो वाला बनेगा। यूजुअली हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, पैरा पे बनाते हैं, क्योंकि पैरा पे साइट अगर फ्री होगा तो ऑब्वियसली इतना बल्कि ग्रुप अगर जा रहा है लगने के लिए तो ऑर्थो पे रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टेरिक रिपल्शन होगा, इसलिए उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। इसलिए अगर पैरासाइट जब तक अगर ब्लॉक नहीं है तब तक तो आप हमेशा प्रोडक्ट पैरा पे ही बनाओगे, लेकिन अगर पैरासाइट ब्लॉक है समहाउ, जैसे यहाँ पे देखो हमने ब्लॉक कर दिया पैरा को, तो पैरा को ब्लॉक किया तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका जो N+ होगा वो किस पे लग जाएगा, जाके ऑर्थो पे जाके लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये N डबल बॉन्ड N का पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, देखो पाई सिग्मा पाई और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है थ्रू आउट इस पूरे कंपाउंड में होगा, और इस एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन के कारण ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो हमें कलर्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो एजो डाई या कलर्ड कंपाउंड मिलने का रीज़न जो होता है वो कपलिंग रिएक्शन में यही होता है, क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को वो विजिबल रीजन में करते हैं ड्यू टू एक्सटेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो N डबल बॉन्ड N है वो दोनों एरोमेटिक रिंग को क्या करता है, कॉन्जुगेशन में कपल करता है। तो यहाँ तक अब नोट कर लो। अब तो ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग फिनॉल और एनिलीन का अलग अलग केस डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, कपलिंग रिएक्शन जो है वो फिनॉल के साथ कैसे होगा और एनिलीन के साथ कैसे होगा इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में हमने यहाँ पे फिनॉल लिया, इसका कपलिंग करा दिया डाइजोनियम आयन के साथ, ये इस तरह से कपल हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, इस तरह से कपल प्रोडक्ट जिसका कलर क्या है, ऑरेंज डाई। ठीक है, ऑरेंज सॉलिड के फॉर्म में वो बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये जो कपलिंग रिएक्शन फिनॉल के साथ हम कराते हैं इसके लिए जो मीडियम होना चाहिए वो स्लाइटली बेसिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, स्लाइटली बेसिक मीडियम से क्या होगा कि जो OH- होगा वो इस फिनॉल को कन्वर्ट कर देगा PHO- के फॉर्म में। तो PHO- के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब हमें अच्छे से पता है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर एक्टिवेटिंग नेचर देन फिनॉल, और इसलिए ये ईजिली अलाउ करता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को आकर अटैक करने के लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अगर पैरासाइट ब्लॉक नहीं होगा तो पैरा पे अटैक करेगा, अदरवाइज ये ऑर्थो पे जाके अटैक कर सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर मीडियम बहुत ज़्यादा ही बेसिक ले ले, फिनॉल के साथ कपलिंग कर रहे हैं, मीडियम का जो बेसिक कैरेक्टर वो हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, अबाउट pH हम 10 to 11 से ज़्यादा ले लें, तब उस केस में रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, होगा क्या कि उस समय कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय क्या अवेलेबल होगा, हमारे पास OH- होगा, और OH- अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो OH- जाके N+ के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसका फर्दर कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं होता है। ध्यान से देखो इस चीज़ को कि अगर मीडियम ज़्यादा अगर हमने बेसिक ले लिया तो रिएक्शन वहाँ पे कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई कपलिंग रिएक्शन विथ फिनॉल नीड स्लाइटली बेसिक मीडियम, और अगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम होगा तो रिएक्शन क्यों कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता है। ये दोनों अच्छे से एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक अगर हो जाएगा तो रिएक्शन यहाँ से आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, और अगर अब मान लो कि हमने बहुत ही ज़्यादा मान लो स्लाइटली बेसिक मीडियम यूज़ किया तो आराम से फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो एनिलीन के केस में क्या केस है, यहाँ पे एनिलीन में हमने इस तरह से करा दिया, यहाँ पे जो मीडियम हम यूज़ करते हैं वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे लेने का रीज़न क्या होगा, अबाउट pH वैल्यू जो होता है वो 5 to 7 मेंटेन करते हैं। देखो हमने पढ़ा था डाइजोनियम आयन जो बनता था वो किस में बनता था, वो एसिडिक मीडियम में बनता था। आप रिएजेंट अच्छे से याद रखो, रिएजेंट हमारा क्या होता था डाइजोनियम आयन बनाने के लिए, PHNH2 प्लस NaNO2 और प्लस HCl, ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम को अगर मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजोनियम आयन फॉर्म करता है, तो वो डाइजोनियम आयन फॉर्म करता है तो वो ईजिली जाकर NH2 के पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। मतलब यहाँ पे एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें, ठीक है, PHN2+ का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा मिला, और ऑब्वियसली NH2 जो होता है वो तो खुद ही एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, इसलिए क्या करेगा, आराम से पैरा पे इसको अलाउ करता है अटैक करने के लिए। लेकिन अगर मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मीडियम काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उस केस में तुम्हारा
N का लोन पेयर H+ से प्रोटोनेट होके क्या बना लेगा, एनिलीनियम आयन। अब जब एनिलीनियम आयन बन जाएगा तो हमें अच्छे से पता है कि एनिलीनियम आयन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इस कारण क्या होता है कि फिर कपलिंग रिएक्शन इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि खुद ही PHN2+ वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, वो भी मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कपलिंग रिएक्शन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि कपलिंग रिएक्शन का बेसिक में ही हमने देखा था स्टार्टिंग में, हमने ये कहा था भाई कि कपलिंग रिएक्शन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फेनॉल डेरिवेटिव, एनिलीन डेरिवेटिव के साथ होता है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, वैसे रिएक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए फिजिबल नहीं है तुम्हारा जब ज़्यादा एसिडिक मीडियम लेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि कपलिंग रिएक्शन जो है उसे आप ज़्यादा बेसिक मीडियम में भी नहीं करा सकते और ना ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम में करा सकते हैं। तो ये दोनों केस एकदम अच्छे से याद रखोगे। इसके बारे में डिटेल आपको NCERT में ही मिल जाएगा, NCERT में भी ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कुछ और रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है गेटरमैन कॉस रिएक्शन। देखो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दो तरह का रिएक्शन हम लोग पढ़ना है, एक पढ़ना है गेटरमैन रिएक्शन, एक पढ़ना है गेटरमैन कॉस रिएक्शन। तो होता क्या है ना कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है नेम रिएक्शन, आप लोग गेटरमैन रिएक्शन वो गेटरमैन कॉस रिएक्शन में लिख देते हो, और इसका रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन में लिख देते हो। एकदम अच्छे से इस चीज़ को याद रखोगे। गेटरमैन कॉस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं या बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो बेंजीन लिया, कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या है। सबसे पहले कार्बन मोनोक्साइड है, C का जो है तुम्हारा नेगेटिव है, ये H+ को प्रोटोनेट कर दिया, CH बन गया, Cl- बच गया, वो Cl- अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे तुम्हारा वापस ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे C पे जो प्लस आ रहा होगा उस पे Cl अटैक कर दिया, तो ये बन गया। अब एनहाइड्रस AlCl3 जो होगा वो इस Cl को क्या करेगा, लेके निकल लिया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इजीली बेंजीन पे अटैक कर सकता है, अटैक किया, उसके बाद यहाँ से H को विड्रॉ कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। मतलब ये कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब देखो इसी का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, COH इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ यूँ बन जाएगा, CH3 एक हमने पैरा पे अटैच कर दिया और एक हमने ऑर्थो पे अटैच कर दिया, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से कुछ ये सब रिएक्शन है जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा, तो आप इन रिएक्शंस को एक बार बनाने का कोशिश करोगे। तो अभी यहाँ तक नोट करो, फिर अगला रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। होता क्या है कि इसमें हम लोग क्यूमीन बेसिकली यूज़ करते हैं और क्यूमीन से हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। तो उस बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तुम्हारा रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को शॉर्ट में CHP लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्यूमीन हो गया। क्यूमीन को सबसे पहला रिएक्शन, पहला जो रिएजेंट है वो किससे रिएक्शन करा रहे हैं, O2H के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन है फिर उसके बाद उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहले O2H और फिर हाइड्रोलिसिस कराने से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फिनॉल बन रहा है और साथ में ये एसीटोन बन रहा है। अब मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये CH, ये H क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये बेंजाइलिक H और इस कार्बन के बीच में इंसर्शन होता है किसका, O2 का, जो यहाँ पे O2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ऑक्सीजन जो है रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक हुआ, यहाँ पे CH रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक हुआ और ये जाके इसमें इंसर्ट हो गया। तो जब ये जाकर इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है इसी का नाम है क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसी का नाम है। ठीक है, अब देखो एक बार मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन में क्या था कि सिंपल ये था और प्लस O2H और कुछ भी नहीं था, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा था, मतलब हमारा प्रोडक्ट ये बनने का। ठीक है, ये नहीं कि आप उसका फिनॉल बना दोगे। तो एकदम ध्यान से, पहला रिएजेंट O2 यूज़ करते हो तो यहाँ तक रिएक्शन रुक जाएगा, अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। अब देखो हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो H+ ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ पे OH2+ बन गया। अब ध्यान से देखो इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इस कार्बन से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे अटैच है, एक फिनाइल है और 2 मिथाइल है।
तो जो अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए यहाँ पे फिनाइल का शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो O है वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, देखो ये O इस पे शिफ्ट किया और यहाँ से इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है वही शिफ्ट करेगा, इस कार्बन से अटैच जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही शिफ्ट करेगा। इस बात को भी एकदम अच्छे से याद होगा, बस यही 2 पॉइंट याद रखना है, सारा प्रोडक्ट आप फॉर्म कर लोगे, बस यही 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर यहाँ पे याद रखोगे। अब देखो ये शिफ्ट किया, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, देखो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वो तो हाईली अनस्टेबल है तो तुरंत वाटर क्या करेगा, उस पर जाके अटैक करेगा, तो ये वाटर जाके उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो वाटर जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन गया, OH2 प्लस O पे प्लस आ गया, यहाँ से H को छोड़ दिया, तो जैसे तुम्हारा H को यहाँ से रिलीज किया तो OH बन गया। मतलब अब इस कार्बन से एक ये ग्रुप अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है जो कि अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये फिर से हाइड्रोलाइज होगा। और यहाँ पे देखो H प्लस जो है ये प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट होने के बाद तुम्हारा क्या किया, O पे प्लस आ गया, इससे विड्रॉ कर लिया, इस कार्बन पे अब प्लस आ गया देखो, और यहाँ पे फिनॉल बन के बाहर हो गया, ठीक है, और इस C पे प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो अटैक कर देगा तो यहाँ पे O पे प्लस आ गया, H को रिलीज कर देगा, एसीटोन बन गया, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन में 2 बात को ध्यान देना है, पहला बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए जहां पर आप O2 का इंसर्शन कर सकते हो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरा कि जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही इस स्टेप में जाके तुम्हारा क्या होगा, जाके शिफ्ट करेगा। अब देखो इसमें शॉर्टकट तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे अच्छे से समझना। देखो हमारा जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या दिया हुआ था, देखो एकदम अच्छे समझना, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट समझ जाओगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, मतलब आपको पूरा मैकेनिज्म याद रखने का जरूरत नहीं है। अब इन तीनों ग्रुप में सबसे पहले एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर ढूंढ लो। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है इन तीनों में, ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो क्या कर देना है, इसको बाहर निकाल दो और इससे जोड़ दो OH प्लस, ठीक है। अब ये बच गया ना CH3 CCH3, इसमें एक कीटोन बना दो या एक कार्बोनाइल ग्रुप बना दो इस तरह से, ठीक है। तो जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसके साथ OH अटैच कर दोगे, और जो बच गया ग्रुप, ठीक है, उसके साथ आप क्या अटैच कर दोगे, वहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड लगा दोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को समझना, यहां पर भी हम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर रहे हैं। देखो बस प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखा रहे हैं अभी तुम लोगों को, CH एंड CH3, ठीक है। अब देखो इन सभी में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है, ये, ठीक है। ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके साथ फिनॉल बना दिया हमने प्लस, अब इसके साथ एक कार्बोनाइल कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि एक H तो तुम्हारा O के साथ निकल जा रहा है बेंजाइलिक फॉर्म में, तो एक ही ना एक H बच रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। तो यही शॉर्टकट मेथड लगा के सारा प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो। यहाँ तक लिखो, फिर इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी जो हमने रिएक्शन करा उस रिएक्शन पे बेस्ड यहाँ पे कुछ सवाल है, तो आप ध्यान से देखो। यहाँ पे ये बेंजीन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ, C2H5, तीनों में जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेंजीन हो गया, तो इससे OH जोड़ देंगे और फिर इससे आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यही सवाल देखो, इस सवाल में ध्यान से देखो, इस कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तीनों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ये, तो इसके साथ आप क्या बना दोगे, OH ग्रुप लगा दोगे। तो सबसे पहले A बनाना है हमें, तो A तो बन जाएगा आप लोग से, देखो A क्या बनेगा, मैं देखो ये प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को, ठीक है, A बना दे रहा हूँ यहाँ पे, CH, इनके बीच में क्या हो जाएगा, O इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका COOH इंसर्ट हमने कर दिया, और यहाँ पे NO2 हो गया, और ये आपका हो गया OMe। अब इससे B बनाना है। हाइड्रोलिसिस में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन, ये, इसके साथ क्या लगा देना है आपको, OH लगा देना है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके साथ आपका एल्डिहाइड बन जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे B+C लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी B+C लिख दे रहे हैं, ताकि आप इसको बना सको, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या लग गया, एक आपका NO2, ठीक है। इसी पे बेस्ड और कुछ सवाल है, उन सवाल को आप लोग बनाओगे। तो यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद अगला रिएक्शन में देखते क्या है। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो डाइनॉन का मतलब डाइन और साथ में कीटोन भी होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका डाइन बन गया और साथ में कीटोन भी है। तो ये डाइनॉन जो है एसिडिक मीडियम में या कोई लुईस एसिड भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपका बन जाएगा क्या प्रोडक्ट,
इस तरीके से फिनॉल के रीअरेंजमेंट में चेंज हो जाता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, H+ है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर दिया, O पे प्लस आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इस कार्बन पे प्लस आएगा, जैसे इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, देखो आ गया। अब क्या होगा कि R और R' में जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। तो R' यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये R' यहाँ शिफ्ट हो गया, R यहाँ पे रह गया, तो देखो R' यहाँ शिफ्ट हो गया, R यहाँ पे आ गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके रेस्पेक्ट में ये H जो होगा अल्फा H होगा, ये रिमूव कर दिया, तो जैसे रिमूव कर दिया तो H+ रिमूव हो गया, यहाँ पे वापस आ गया एरोमेटिसिटी। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो H और CH3 दोनों में जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये इन दोनों में जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है आपका, तो CH3 लिविंग जो डोनर है वो एक अच्छा तुम्हारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो CH3 और H में, तो आप देखो ध्यान से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता था, H का या CH3, तो H का वहाँ पे ज़्यादा होता था। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि R' जो है, ठीक है, R' हैव हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जो हमने रीअरेंजमेंट में पढ़ा था कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर बिल्कुल सेम ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे CH3H में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का ज़्यादा होगा, तो H यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, मैं प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म तो वही हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका वो सारा प्रोडक्ट है, इसको आप एक बार बनाने की कोशिश करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ArSN1 और ArSN2 एरोमेटिक का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।